हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइस पाठशाला में। एक ऐसी जगह जहां पर पढ़ाई सिर्फ लर्निंग तक सीमित नहीं है बल्कि आपकी सोच और समझ तक जाएगी। अगर आप भी क्लास 10th सोशल साइंस में मार्क्स लाने से ज़्यादा कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो आप एकदम राइट प्लेस पर हैं। क्योंकि हाल ही में आप लोगों ने नोटिस किया होगा हमारा सीबीएसई का जो पेपर पैटर्न है वो ज़्यादातर कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो रहा है। इसका मतलब है अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप उन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाली है। वॉइस पाठशाला पर हम आपको क्लास 10th सोशल साइंस का कंप्लीट सिलेबस करवाने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा यह चैनल नया है, 105 109 के आसपास हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जितने भी हमने चैप्टर्स करवाए हैं या करवाने वाले हैं उन सब के पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आपको मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये हमारा सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के अंदर हम ज्योग्राफी का चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पढ़ने वाले हैं। अब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं इस चैप्टर में मोटा मोटा क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर हम जो है वो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन जानेंगे चैप्टर का, और फिर हम जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, और फिर इस क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक एक जो है वो क्लासिफिकेशन को हम डिटेल के अंदर जानेंगे। ये हमारा मोटा मोटा हमारा जो चैप्टर का थीम है वो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री है। और इस चैप्टर से आपका मैप वर्क भी आता है तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। 1 नंबर का मैप वर्क इस चैप्टर से आपका जरूर पूछा जाता है। वो कौन कौन सी साइट्स है वो भी मैं आपको इस चैप्टर के साथ बताता चलूंगा। अब आज की क्लास के अंदर हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है, ठीक है। और उसके बाद हम जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज देखेंगे। इंडस्ट्रीज के हमको कैसे कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, उसके क्राइटेरिया देखेंगे कि कितने क्राइटेरिया या किन किन बेसिस के ऊपर हम इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। फिर हम जो वो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल हम इंडस्ट्री को जो है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में क्लासिफाई करते हैं। तो फिर वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कौन कौन सी है उनको डिटेल में पढ़ेंगे, क्या लोकेशन है, किस जगह लगता है, क्यों लगता है। ऐसे हम बाकी सारी फैक्ट्रीज या सारी इंडस्ट्रीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये आपकी चैप्टर की शुरुआत होती है। एक हरीश नाम का बच्चा है जो कि दिवाली मार्केट में घूमने के लिए जाता है, और वो जब दिवाली मार्केट में घूमने जाता है तो उसके दिमाग में एक सवाल आता है, ये इतनी सारी चीजें कौन बनाता है और कहाँ से बनती है। क्योंकि मार्केट में आप देखते हो बहुत सारी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें कहाँ बन रही है, कौन बना रहा है। तो उस हरीश के दिमाग में भी यही सवाल आता है। हरीश इज शॉप फुल ऑफ गुड्स। हरीश जो है वो दुकानें देखता है जो गुड्स से भरी हुई है। तो इसके एक दिमाग में आइडिया था, मॉडर्न मार्केट्स आर सप्लाइड बाय मास प्रोडक्शन, ठीक है। फादर एक्सप्लेन हु मेक्स दिस एंड व्हाट। शूज, क्लोथ, शुगर जो है वो लार्ज स्केल और मशीन से बनता है। जो बर्तन वो देख रहा है वो स्मॉल इंडस्ट्री से बनता है। जो दियाज हैं वो हाउस होल्ड इंडस्ट्री से बनता है, आर्टिशियंस बनाते हैं। मतलब अलग अलग उसको सामान देखने को मिलते हैं मार्केट में, और वो अलग अलग सामान अलग अलग जगह बन रहे हैं, अलग अलग लोग बना रहे हैं। जैसे वो देखता है कि जो जूते हैं, जो कपड़े हैं, वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में बन रहे हैं, मशीनों से बन रहे हैं। वो जब बर्तन देखता है तो उसके फादर बताते हैं ये जो बर्तन है ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में बन रहे हैं। और वो जब वो दिए देखता है तो उसके फादर बताते हैं ये दिए जो है वो घरों में बनते हैं, जिनको लोकल आर्टिशियंस बनाते हैं। टेक अवे, इंडस्ट्रीज डिफर बाय स्केल एंड बाय टेक्निक। जो इंडस्ट्रीज है वो स्केल पे डिफर करती है, जैसे कोई बड़ी हो सकती है, कोई छोटी हो सकती है, और टेक्निक पे हो सकती है, कौन कितनी मशीन यूज कर रहा है, कौन कितना लेबर यूज कर रहा है। इसका आपके चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। ये आपको ये समझाने के लिए है कि आप जो बाजार में इतना सारा सामान देखते हो ये अलग अलग जगह बनते हैं, अलग अलग लोग बनाते हैं, और अलग अलग टेक्निक या अलग अलग मशीन यूज होती है इनको बनाने के अंदर।
अब ये आपका यहाँ से चैप्टर की शुरुआत होती है कि जो चैप्टर का नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सवाल ये आता है मैन्युफैक्चरिंग का क्या मतलब होता है। ठीक है, डेफिनेशन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल इनटू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट। प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग के अंदर तीन वर्ड है, एक तो है आपका प्रोडक्शन, फिर है आपका रॉ मटेरियल और फिर है आपका मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट। आपके पास में एक रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल में आप जो है उसको प्रोसेस करते हो और आप एक नया प्रोडक्ट बनाते हो जो कि रॉ मटेरियल से ज्यादा वैल्यूएबल है। अब अगर आप ये घर पे बना रहे हो तो ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग होगा, लेकिन जब आप ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में बनाते हो तो लार्ज क्वांटिटीज में होता है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज, ये लार्ज क्वांटिटीज कहां पर होती है? इंडस्ट्रीज में। अगर आप इंडस्ट्रीज में नहीं कर रहे तो स्मॉल क्वांटिटीज में भी हो सकता है। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल इनटू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप जो है वो प्रोडक्शन करते हो लार्ज स्केल, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज स्केल। ठीक है, कैसे प्रोडक्शन करते हो? रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हो और उसको मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट में बनाते हो। फॉर एग्जांपल, आपके पास में कॉटन है, अब ये कॉटन जो है वो रॉ मटेरियल है, इस कॉटन को आपने प्रोसेस करके इसका टी शर्ट बना दिया, तो जो टी शर्ट है वो कॉटन से ज्यादा महंगा है, तो वो ज्यादा वैल्यूएबल है। और अगर ये टी शर्ट लार्ज स्केल में बन रहा है तो आप इसको बोलोगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, क्योंकि ये इंडस्ट्री में बन रहा है। और अगर यही टी शर्ट घर पे बन रहा है तो आप इसको सिंपल मैन्युफैक्चरिंग बोलेंगे। प्रोसेसिंग क्या होता है? चेंजिंग द फॉर्म क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अभी आप ये जो प्रोसेसिंग वर्ड देख रहे हैं यहाँ पे, इस प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? जब आप रॉ मटेरियल की क्वालिटी या उसका फॉर्म चेंज कर देते हैं। कॉटन का फॉर्म आपने चेंज कर दिया और आपने उसका बना दिया टी शर्ट। क्रूड ऑयल की आपने जो है वो क्वालिटी चेंज कर दी और आपने उसका बना दिया पेट्रोल डीजल, तो वहां पर भी एक तरह का मैन्युफैक्चरिंग। वैल्यू एडिड क्या होता है? जब आप किसी चीज के अंदर वर्थ इंक्रीज कर देते हैं, उसकी जो दाम है वो बढ़ जाती है, तो वहां पर आपका जो है वैल्यू एडिड आएगा। इसके क्लियर एग्जांपल क्या है? वुड हो गया, वुड से आपने पेपर बना दिया, शुगर केन से आपने शुगर बना दी, आयरन ओर से आपने आयरन एंड स्टील बना दी, बॉक्साइट से आपने एल्यूमिनियम बना दी। ये सारे लो प्राइस के हैं और ये सारे हाई प्राइस के हैं। ठीक है, आपने वुड का फॉर्म और उसकी क्वालिटी चेंज करके उसका पेपर बना दिया, शुगर केन का फॉर्म और क्वालिटी चेंज करके शुगर बना दी, आयरन ओर का फॉर्म और क्वालिटी चेंज करके आयरन और स्टील बना दी, बॉक्साइट का फॉर्म और क्वालिटी चेंज करके आपने उसको एल्यूमिनियम बना दिया। तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स आफ्टर प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल इनटू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट। तो आप यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो प्रोडक्शन आप कैसे कर रहे हैं? रॉ मटेरियल आपके पास में आया, रॉ मटेरियल को आपने प्रोसेस किया। प्रोसेस करने का मतलब क्या होता है? आपने उसका फॉर्म चेंज कर दिया या आपने उसकी क्वालिटी चेंज कर दी। और जब आपने उसका फॉर्म चेंज किया और उसकी क्वालिटी चेंज की तो जो आपके पास प्रोडक्ट आया उसकी वैल्यू ज्यादा है। अगर वैल्यू कम हो रही है तो आप उसको प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चरिंग नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब लिंक्स टू सेक्टर्स। People here manufacturing primary material into finished good. This is secondary sector. Beverages, bakeries, textile, different from tertiary sector, services. अब जैसे आपको पता है कि हमारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो तीन तरीके की है, एक है आपकी प्राइमरी एक्टिविटी, एक है आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी, एक है आपकी टर्शियरी एक्टिविटी। अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग आ रहा है ये आपका आता है सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। ठीक है, की लाइन, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कोई कंट्री कितनी स्ट्रांग है, ये आपको पता लगाना है। तो आप उस पर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग देख लो। मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि एक देश में ज्यादा सामान बन रहा है। सामान बन रहा है इसका मतलब क्या है? उस देश में लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। ज्यादा डिमांड कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? उस देश के लोगों के पास में पैसा है। तो अगर लोगों के पास में पैसा है तो वो कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रांग है। तो अगर आपको किसी भी कंट्री की अगर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ देखनी है तो आप वहां का मैन्युफैक्चरिंग देख सकते हो। फॉर एग्जांपल चाइना जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब है। दुनिया का कोई भी सामान आप ले जाओ चाइना के अंदर बनता है। इसका मतलब चाइना में बहुत ज्यादा डिमांड है, चाइना के लोगों के पास में पैसा है। चाइना के लोगों के पास में पैसा है तो चाइना इकोनॉमिकली स्ट्रांग है। मोर फैक्ट्रीज, हायर इंडस्ट्रियल आउटपुट, यूजुअली स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक एंड जॉब्स। अगर
मान लेते हैं कि ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब लोगों के पास इनकम ज़्यादा है, और अगर ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है इसका मतलब लोगों के पास में जॉब भी क्या है, ज़्यादा है। तो एक ये साइकिल बनती है। तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को कैसे बताती है, क्योंकि अगर चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही है लार्ज स्केल में, इसका मतलब ज़्यादातर लोगों को वहाँ पर रोजगार मिल रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। और अगर चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है इसका मतलब कोई खरीद रहा है, कोई चीज़ अगर खरीद रहा है इसका मतलब उसके पास में पैसा है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको इनडायरेक्टली ये इंडिकेट करती है कि उस कंट्री के पास में अच्छा खासा पैसा है। अब व्हाई मैन्युफैक्चरिंग इज बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो डेवलपमेंट का बैकबोन क्या है, या अपन ये बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका ऐसे भी बन सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस क्या क्या है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा तो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर भी बढ़ेगा, क्योंकि आप एग्रीकल्चर के अंदर जो चीज़ें यूज़ करते हो, जैसे आपने ट्रैक्टर यूज़ किया, आपने फर्टिलाइजर यूज़ किया, आपने पेस्टिसाइड यूज़ किया, आपने इरिगेशन के लिए पाइपलाइन लेके आए, इलेक्ट्रिसिटी लेके आए, ये सारी चीज़ें कहाँ बन रही है, जो खेती के अंदर इनपुट्स यूज हो रहे हैं वो कहाँ बन रहे हैं, वो आपके बन रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर में। तो जैसे जैसे सेकेंडरी सेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे एग्रीकल्चर भी बढ़ेगा। तो ये पहला एडवांटेजेस है कि मैन्युफैक्चरिंग के क्या एडवांटेजेस है। सेकेंड है कि जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगता है तो बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होती है, ठीक है, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, ठीक है। अब अगर लोगों के पास में जॉब आएगी तो जो पॉवर्टी है वो क्या होगी, कम होगी आपकी। अब अगर आप चीजें प्रोड्यूस कर रहे हो, आपने कंज्यूम किया और आपके पास में जो सरप्लस है वो आप उसको क्या करोगे, एक्सपोर्ट करोगे। जब आप उसको एक्सपोर्ट करोगे तो आपके पास में बाहर से डॉलर आएगा, तो आपके पास फॉरेन रिजर्व बढ़ता जाएगा। तो ये एडवांटेजेस है आपके मैन्युफैक्चरिंग के। और क्या एडवांटेजेस है, नेशन जो है वो नेशन बिकम्स रिचर बाय अपग्रेडिंग रॉ मटेरियल्स। कंट्रीज दैट कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू डाइवर्स हाईली वैल्यूड गुड्स आर मोर प्रॉस्परस। हमारे पास जो रॉ मटेरियल है उसका हमने क्या बना दिया, मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे जापान है, जापान के पास में खुद के कोई रॉ मटेरियल या नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन जापान सारा रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता है, उसको मैन्युफैक्चर करके ज्यादा वैल्यू ऐड कर देता है। तो रॉ मटेरियल से ज्यादा कीमत होती है आपकी वैल्यू एडेड की। तो अगर आपके पास में अच्छा मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप है तो आपके जो देश में सामान बन रहा है उसकी वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पर जो है आपका पैसा, जो आपकी कंट्री का पैसा है वो बढ़ रहा है, आपकी कंट्री के लोगों को जॉब मिल रही है, आपकी कंट्री के लोगों की इनकम बढ़ रही है। एग्रीकल्चरली और इंडस्ट्री जो है आपस में इंटरडिपेंडेंट है। अब ये हम जो बोल रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जो सामान बन रहा है, जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, या तो वो एग्रीकल्चर से आ रहा है या वो माइनिंग से आ रहा है। तो ये दोनों आपस में जो है इंटरलिंक्ड है। फिर है ग्लोबलाइजेशन डिमांड्स क्वालिटी एंड कॉम्पिटेंसीज। अब जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा, जो अपने यहाँ पे प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं उसकी क्वालिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो हम जो है बाहर जाकर हमारा सामान बेच सकते हैं। अब एक बार वापस से देख लेते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेजेस है मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, मेक्स एंड सप्लाइज फार्म इनपुट्स, पंप्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पीवीसी पाइप्स, टूल्स, मशीनरीज, रिड्यूस ओवर डिपेंडेंसी ऑन फार्म इनकम बाय क्रिएटिंग नॉन फार्म जॉब्स। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा तो एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज होगा, और एग्रीकल्चर के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, उनको एक दूसरा ऑप्शन मिलेगा कि वो वहां जाकर भी काम कर सकते हैं। दूसरा, डायरेक्ट जॉब्स इन फैक्ट्रीज, सेकेंडरी इनडायरेक्ट जॉब्स इन सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, मार्केटिंग, टर्शियरी एक्सेट्रा। जैसे जैसे सेकेंडरी सेक्टर बढ़ेगा लोगों की जॉब्स बढ़ेगी। तो ये दूसरा एडवांटेज है। प्री कंडीशन टू रिमूव पॉवर्टी एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस was a core policy idea, public sector and joint sector in backward tribal area to reduce regional disparity। जो है रीजनल डिस्पैरिटी, मान लो कि एक एरिया डेवलप है, दूसरा एरिया अंडर डेवलप है, लेकिन अगर आप यहाँ पे इंडस्ट्री लगा देते हो तो ये वाला एरिया भी डेवलप हो जाएगा और इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कम हो जाएगा। तो रीजनल डिस्पैरिटी कम हो जाएगी, पॉवर्टी कम हो जाएगी। बूस्ट ट्रेड एंड फॉरेन एक्सचेंज, अगर आपके पास में मैन्युफैक्चरिंग है तो आप बाहर एक्सपोर्ट करोगे तो फॉरेन ट्रेड हमारा बढ़ेगा और फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ेगा। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स ब्रिंग फॉरेन करेंसी, एक्सपैंडिंग ट्रेड एंड कमर्शियल एक्टिविटीज। आगे, नेशन बिकम्स रिचर बाय अपग्रेडिंग रॉ मटेरियल। अगर आपके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है इसका मतलब आप जो है आपके पास में जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो रॉ मटेरियल है, उसको आप कन्वर्ट करके ज्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना रहे हो। तो ज्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट है तो उसकी वैल्यू
ज्यादा है एज कंपैरेटिव टू रॉ मटेरियल। कंट्री दैट कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू डाइवर्स हायर वैल्यू फिनिश गुड्स आर मोर प्रॉस्परस। इसका एग्जांपल हो गया आपका जापान। ठीक है, आगे देखो, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर इंटरडिपेंडेंट। एग्रीकल्चर फीड्स इंडस्ट्री विद रॉ मटेरियल। एग्रीकल्चर और माइनिंग जो है वो इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल देते हैं, जैसे कॉटन, जूट, शुगर, ऑयल सीड। इंडस्ट्री फीड बैक इनपुट्स एंड टेक्नोलॉजी टू एग्रीकल्चर। और इंडस्ट्री वापस जो है खेती को बढ़ाने के लिए जो इनपुट चाहिए वो देती है। टुगेदर दे राइज प्रोडक्टिविटी एंड income. Globalization demand quality and competency. Self-sufficiency alone isn't enough. Our product must be a par to quality to compete internationally. Hence stress on efficiency, cost control and better processes. हमारी अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, तो हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी क्वालिटी बढ़ेगी, और क्वालिटी अगर बढ़ेगी तो हम उसको बाहर बेच सकते हैं, तो हमारा यहाँ का प्रोडक्ट बाहर बिक सकता है और हमारे को ग्लोबल मैप के ऊपर रिकग्नाइजेशन मिल सकती है। तो ये एडवांटेजेस हैं आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के। डायरेक्ट 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के एडवांटेजेस लिखो, तो ये सारे आप एज इट इज लिख सकते हैं। अब हम जो है इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करेंगे। इंडस्ट्रीज को हम बहुत तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑन सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। जो इंडस्ट्री है उसके अंदर रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है? रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर से आएगा। प्राइमरी सेक्टर में 2 चीज आती है, एक आती है आपकी एग्रीकल्चर और एक आती है आपकी माइनिंग। अगर इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आ रहा है तो वो हो जाएगी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, और माइनिंग से आ रहा है तो हो जाएगी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल इंडस्ट्री 2 टाइप की है, एक है आपकी एग्रो बेस्ड और दूसरी है मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड क्या होती है? यूज फार्म प्रोडक्ट्स सच एज कॉटन, जूट, वूल, सिल्क, रबर, शुगर, टी, कॉफी, एडिजिबल ऑयल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। खेती से अगर कोई रॉ मटेरियल किसी इंडस्ट्री में जा रहा है वो एग्रो बेस्ड है। मिनरल बेस्ड यूज ओर एंड मिनरल्स, आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, टूल, पेट्रोकेमिकल्स एक्सेट्रा। माइनिंग से अगर कुछ आता है रॉ मटेरियल तो वो इधर आ जाएगा। एग्रीकल्चर से कोई आता है रॉ मटेरियल तो वो इधर आ जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल इंडस्ट्री 2 टाइप की, एक है एग्रो बेस्ड और दूसरी है मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल खेती से आता है, मिनरल बेस्ड के अंदर रॉ मटेरियल आपका माइनिंग से आता है। ठीक है, दूसरा है बाय मेन रोल। अब इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री के पास रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल का उसने मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना दिया। अब ये जो मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट है इसको कौन यूज कर रहा है? इसको अगर इंडस्ट्री यूज कर रही है या इसको डायरेक्ट कंज्यूमर यूज कर रहा है? अगर इंडस्ट्री यूज कर रही है तो उसको हम बोलेंगे बेसिक या की इंडस्ट्री, और डायरेक्ट कंज्यूमर यूज कर रहा है तो उसको अपन बोलेंगे कंज्यूमर इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है, शुगर केन फैक्ट्री है, जहां पर शुगर केन आया और वो शुगर केन से चीनी बनी और वो चीनी डायरेक्ट लोगों ने कंज्यूम करी, तो वो हो गया आपका कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री है फॉर एग्जांपल आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, उसने आयरन और स्टील बना दिया और उसने स्टील कार बनाने वाली इंडस्ट्री को दिया। तो ये जो स्टील है डायरेक्ट कंज्यूमर ने नहीं लिया, ये दूसरी फैक्ट्री ने लिया। तो ये वाला इसका वैल्यू, इसका फाइनल प्रोडक्ट किसी दूसरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल बना। तो अगर आपका फाइनल प्रोडक्ट किसी दूसरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल बन रहा है तो आपकी इंडस्ट्री आ जाएगी बेसिक या की इंडस्ट्री, और अगर आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट कंज्यूमर यूज कर रहा है तो वो आ जाएगी कंज्यूमर इंडस्ट्री। बेसिक एंड की इंडस्ट्री देखो, सप्लाई रॉ मटेरियल मशीन टू अदर इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर स्मेल्टिंग एक्सेट्रा। कंज्यूमर इंडस्ट्री क्या होती है? प्रोड्यूस गुड्स यूज डायरेक्टली बाय कंज्यूमर, जैसे शुगर, पेपर, टूथपेस्ट, स्विंग मशीन, फैंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट, बाय कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आपने कितना कैपिटल लगाया उसके बेसिस पे इंडस्ट्री दो हिस्सों में बांट सकते हो, एक है स्मॉल और एक है लार्ज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मतलब 1 करोड़ से कम खर्चा, और अगर लार्ज है तो 1 करोड़ से प्लस खर्चा। ये पहले लिखा हुआ था, अभी हटा दिया है। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आइडेंटिफाई बाय सीलिंग ऑन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट्स एंड मशीनरीज। द रूपी लिमिट इज सेट बाय गवर्नमेंट, इट चेंजेस ओवर टाइम। तो जो पहले थी वो 1 करोड़ थी। अगर आपने कोई इंडस्ट्री लगाई है उसके अंदर टोटल खर्चा 1 करोड़ से कम लगा है तो वो स्मॉल स्केल है, और 1 करोड़ से ज्यादा है तो वो लार्ज स्केल है। हालांकि ये प्राइस चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल अगर 1947 में 1 करोड़ की बात करेंगे, 50 लाख की भी बात करेंगे तो वो लार्ज स्केल में आ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा है रुपया कमजोर होता जा रहा है, या आप ये बोल सकते हैं महंगाई बढ़ रही है, तो वो जो 50 लाख की वैल्यू 1947 में जो थी वो आज बहुत ज्यादा है। तो ये प्राइस चेंज होती रहती है, पहले 1 करोड़ थी अभी चेंज होती है, और ये डिसाइड कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। स्मॉल यूनिट्स आर न्यूमरस, लेबर इंटेंसिव एंड क्लोजर टू कंज्यूमर। ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है
ये नंबर में ज्यादा होती है, लेबर इंटेंसिव होती है, मतलब मशीनों से कम काम होता है, और मार्केट के एकदम पास में होती है, मार्केट से ज्यादा दूर नहीं होती। दूसरा आपका जो नेक्स्ट है वो है बाय ओनरशिप। अब इंडस्ट्री का मालिक कौन है, उसके बेसिस पे भी आप इंडस्ट्री को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो। अगर इंडस्ट्री का मालिक गवर्नमेंट है तो आप उसको बोलोगे पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट ओन ऑपरेटेड, फॉर एग्जांपल भेल हो गया, सेल हो गया। इसके एग्जांपल आपके 1 नंबर के एमसीक्यू में आ सकते हैं, तो आपको ये याद रखना है। अगर मालिक कोई इंडिविजुअल आदमी है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है तो वो हो जाएगा आपका प्राइवेट। इंडिविजुअल कंपनीज, फॉर एग्जांपल आपका टिस्को हो गया, टाटा स्टील, बजाज ऑटो, डाबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर मालिक गवर्नमेंट प्लस इंडिविजुअल एक आदमी है तो वो हो जाएगा आपका ज्वाइंट। ठीक है, जहां पे मालिक दो है, जो है आपका गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट लोग भी है, तो ऐसे में आ जाएगा आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये 1 नंबर का एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। और कोऑपरेटिव क्या है, जहां पर कोई एक मालिक नहीं है, बहुत सारे मालिक हैं जो उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उतना उसकी हिस्सेदारी। कोऑपरेटिव ओन्ड एंड मैनेज बाय प्रोड्यूसर्स, वर्कर्स, वी एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, फॉर एग्जांपल शुगर कोऑपरेटिव इन महाराष्ट्र, कोयर्स इन केरला। कोऑपरेटिव में जितने लोग उसके अंदर अपनी हिस्सेदारी, या मान लो जैसे अमूल है, अमूल एक कोऑपरेटिव है, इसका मतलब क्या है, जितने लोग अमूल के अंदर दूध देते हैं, जो किसान है वो सब अमूल के मालिक है, जो जितना कंट्रीब्यूशन देता है उसको इतना प्रॉफिट मिलता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इंडस्ट्री वापस 4 तरीके की है, पहली है पब्लिक, सेकंड है प्राइवेट, थर्ड है ज्वाइंट, और लास्ट है आपकी कोऑपरेटिव। लास्ट जो है वो है बाय बल्क एंड वेट। अब इंडस्ट्री का जो फाइनल प्रोडक्ट है, इंडस्ट्री का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो अगर हैवी है या वो लाइट है, तो हैवी है तो हैवी इंडस्ट्री हो जाएगा, लाइट है तो लाइट इंडस्ट्री हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आयरन और स्टील इंडस्ट्री है तो लास्ट में बनता है स्टील जो कि भारी है, तो वो किस में आ जाएगा, हैवी इंडस्ट्री में। जो आपने कपड़ा बनाया, कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो जो कपड़ा बना वो हल्का है तो वो लाइट इंडस्ट्री में चला जाएगा, हैवी इंडस्ट्रीज। यूज प्रोड्यूस हैवी बल्की गुड्स, आयरन एंड स्टील। लाइट इंडस्ट्री यूज लाइट प्रोडक्ट्स, मेक लाइट गुड्स, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। रॉ मटेरियल भी भारी है, फाइनल प्रोडक्ट भी भारी है, हैवी इंडस्ट्री। रॉ मटेरियल भी सस्ता है, फाइनल प्रोडक्ट भी रॉ मटेरियल भी हल्का है, फाइनल प्रोडक्ट भी हल्का है, ये आपकी क्या हो जाएगी, लाइट वेट इंडस्ट्री। अब आप इससे इंडस्ट्री को क्लासिफाई करो। सबसे पहले हमने किया इंडस्ट्री को क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बेसिस पे हम इंडस्ट्री को 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड मतलब रॉ मटेरियल खेती से आ रहा है, मिनरल बेस्ड मतलब रॉ मटेरियल आपका जो है माइनिंग से आ रहा है। फिर हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ स्केल। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्केल इंडस्ट्री 2 तरह की हो सकती है, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल नंबर में ज़्यादा होती है, लेबर इंटेंसिव होती है, मार्केट के क्लोज होती है। ये जो लार्ज स्केल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डिफाइन करते हैं, ये हम डिफाइन करते हैं कितना इन्वेस्टमेंट लगा, जो कि टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है। थर्ड हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ की रोल क्या है, जो आपके पास इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो कौन यूज कर रहा है। अगर वो डायरेक्ट इंडस्ट्री यूज कर रही है तो वो हो जाएगी बेसिक और की इंडस्ट्री, और अगर वो प्रोडक्ट कंज्यूमर यूज कर रहा है तो वो हो जाएगी कंज्यूमर इंडस्ट्री। उसके बाद आता है बल्क, जो आपका रॉ मटेरियल है और जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका वेट कितना है, तो उसके हिसाब से आप हैवी वेट और लाइट वेट हो जाएगी। और ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप 4 तरीके की है, पब्लिक, प्राइवेट, ज्वाइंट और कोऑपरेटिव। ठीक है, तो ये था आज का हमारा चैप्टर, जिसके अंदर हमने मैन्युफैक्चरिंग का मीनिंग जाना, मैन्युफैक्चरिंग का मीनिंग क्या, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल इनटू मोर वैल्यूएबल गुड। फिर हमने जो है वो मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस जानी, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। और फिर हमने क्लासिफाई किया इंडस्ट्रीज को, कैसे कैसे क्लासिफाई किया। सबसे पहले हमने रॉ मटेरियल के बेस पे किया, फिर हमने की रोल पे किया, फिर हमने इन्वेस्टमेंट पे किया, या आप उसको स्केल बोल सकते हो, फिर हमने स्केल पे किया, फिर हमने उसको बल्क पे किया, और फिर हमने उसको ओनरशिप पे किया। तो इतने तरीके से आप इंडस्ट्री क्लासिफाई कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो रॉ मटेरियल पे, जैसे हमने एग्रो बेस्ड
और मिनरल बेस्ड करें, इनको हम देखेंगे एग्रो बेस्ड में कौन सी है। जैसे एग्रो बेस्ड में टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो जाएगी आपकी, जूट इंडस्ट्री हो जाएगी। मिनरल बेस्ड में जैसे आपकी आयरन एंड स्टील हो जाएगी, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री हो जाएगी। तो इन सबको हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे, कहाँ लोकेटेड है, क्यों लोकेटेड है, कौन से फैक्टर्स हैं जो इनको अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा फ्राइडे को, फ्राइडे शाम 4 बजे, और हम इस लेक्चर 2 के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे इस क्लासिफिकेशन को। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आपको आज का चैप्टर बढ़िया लगा होगा। अगर आपको आज का चैप्टर बढ़िया लगा तो इस चैनल को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपको फ्राइडे शाम 4 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।